आप लोग कमेंट करते रहिए, जिससे मुझे क्लियर हो सके कि आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुंच रही है कि नहीं। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए आप लोग। हाय कुलदीप, जल्दी जल्दी आप लोग बताते रहिए आवाज़ क्लियर पहुंच रही कि नहीं है आप लोगों तक। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए मुझे, फिर मैं अपने इस सेशन का शुरुआत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक मणि पाठक आज ये जो सेशन अपना रखा हूँ यूपीएससी 2020 पे रखा हूँ। यूपीएससी 2020 अभी हाल ही के दिनों में डेट एक्सटेंड हुआ है। जो अपना प्रीलिम्स का डेट नया जारी किया है वो रखा है 4 अक्टूबर को। अभी तक विगत वर्षों में यह देखा गया है कि जो यूपीएससी है अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है जून या मई के अंत में करवाता है, लेकिन ये अब की बार पहला ऐसा मौका है जो आप सबको एक अच्छा समय दिया है, जिससे आप लोगों को प्रिपरेशन करने का एक अच्छा मौका भी मिल सके। इसी के लिए आज मैं आप लोगों के साथ लाइव आया हूँ। आप लोगों को मैं कई सारी चीज़ें इसमें आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एग्ज़ाम देने का डेट भी आ जाता है, लेकिन कई सारी चीज़ें उनको क्लियर नहीं हो पाते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो पेपर का पैटर्न किस रूप से है, पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जो हमारा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो वेटेज है किसका ज़्यादा है किसका कम है। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी पहलुओं पर मैं आज आप लोगों से चर्चा करने के लिए आया हूँ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यह बताऊँगा, जिस प्रकार से यूपीएससी 2011 के बाद अपने आप में अपने पेपर के पैटर्न को परिवर्तित करता जा रहा है, उस पैटर्न के परिवर्तन के स्वरूप यह देखा गया कि कभी किसी में क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, कभी किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है, तो उस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो क्यों उस वर्षों में ज़्यादा आ जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को 2011 से लेके अभी तक का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न है, जो बदलने का स्वरूप है, मैं उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। जो प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में पहले आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है वो अभी देखा जा रहा हाल ही में कुछ विगत वर्षों से करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, इकोनॉमी से आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। लेकिन यह देखा गया है कि हाल ही के वर्षों में करंट अफेयर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब मैं आपको सर्वप्रथम बताता हूँ, 2011 में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था वो 13 क्वेश्चन आया था। 2012 में 26 क्वेश्चन आया, 2013 में 28 क्वेश्चन आया, 2014 में 20 क्वेश्चन आया, 2015 में 29 क्वेश्चन आया, 2016 में 27 क्वेश्चन आया, 2017 में, अब देखते रहिए 2011 के बाद क्वेश्चन का जो संख्या करंट अफेयर कितना बढ़ता चला जा रहा है। 2017 में
34 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर से आया है। कहाँ से? करंट अफेयर्स कितना क्वेश्चन? 34 क्वेश्चन। अब और उसके बाद 2018 में 28 क्वेश्चन, 2019 में 22 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हैं। दोस्तों आप ये देखिए, जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ बनता है वो लगभग 48 से 50 क्वेश्चन पे बन जाता है, और करंट अफेयर से आने वाले क्वेश्चन जो हैं 2017 में सिर्फ 34 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केवल करंट अफेयर से आया है। तो आप ये समझ लीजिए करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो प्रीलिम्स की तैयारी करने के क्रम में करंट अफेयर पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन करंट अफेयर पर आप ध्यान देंगे कैसे? आपको पता कैसे लगेगा हमारे लिए कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और कैसे हम इसको पढ़ें? तो इस पे अभी हम कुछ देर में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी बताऊंगा जो यूपीएससी 2020 में आने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं उसके बाद करंट अफेयर के बाद आप लोगों से हिस्ट्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे चर्चा करने जा रहा हूं। जो 2011 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री से, 2012 में 17 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, 2013 में 11 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, 2014 में 17 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, 2015 में 14 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, 2016 में 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, और 2017 में जो क्वेश्चन हिस्ट्री से आए वो 14 क्वेश्चन आए, 2018 में 15 क्वेश्चन आए। लेकिन एक बार फिर थोड़ी सी संख्या, 2 क्वेश्चनों की संख्या 2019 में बढ़ी और हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चनों की संख्या जो हो गई वो फिर से 17 हो गई। इसी प्रकार ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको भी मैं आप लोगों से एक बार बता देता हूं। कृपया आप लोग इसे मेरे लाइव सेशन को कंप्लीट होने के बाद एक बार पुनः 2-3 बार धीरे धीरे करके सुनिएगा, जिससे आप लोगों को यह पता चल सके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने कितने क्वेश्चन किस किस ईयर में क्यों परिवर्तित हुए इतने। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो 2011 में आया था वो 11 क्वेश्चन आया, 2012 में 12 क्वेश्चन आया, 13 में 9 क्वेश्चन आया, थोड़ा सा कम क्वेश्चन हो गया 2013 में आके, 2014 में 12 क्वेश्चन आया, 2015 में एक बार फिर से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ी तो 14 क्वेश्चन हो गया। लेकिन 2015 के बाद एक बार फिर ज्योग्राफी में देखा गया कि क्वेश्चनों के जो आने वाली संख्या है उसमें गिरावट आने लगी। 2016 में मात्र सिर्फ 7 क्वेश्चन आए ज्योग्राफी से, फिर 2017 में भी 7 ही क्वेश्चन आए, लेकिन 2018 में 1 क्वेश्चन जब बढ़ा तो 8 क्वेश्चन हो गया। लेकिन जिस प्रकार से अपने वायुमंडल में, अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं में दिन प्रतिदिन परिवर्तन आने लगे, अपनी इन्वायरमेंट इकोलॉजी अनबैलेंस होने लगी, फिर एक बार 2019 में 14 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए। मैं जो अगला सेक्शन है प्रीलिम्स में आने वाला वो है पॉलिटी। पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। पॉलिटी से जो प्रीलिम्स स्टूडेंट जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए प्रीलिम्स में आने वाली पॉलिटी के एक भी, क्योंकि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो हूबहू लगभग आप जो अपना रेफरेंस बुक यूज किए रहते हैं या करंट अफेयर में जो आने वाले इशूज होते हैं उसी से आते हैं, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 2011 से आ रहे हैं मैं उसको सर्वप्रथम आपसे बताता हूँ। 2011 में 12 क्वेश्चन पॉलिटी से आए थे, 2012 में 11 क्वेश्चन आए, 13 में 13 क्वेश्चन आए, 14 में 11 क्वेश्चन आए, 2015 में 13 क्वेश्चन आए, 2016 में 7 क्वेश्चन आए, 2017 में 22 क्वेश्चन आए, 2018 में 13 क्वेश्चन आए, लेकिन 2019 में एक बार फिर जो पॉलिटी से आने वाले क्वेश्चनों का संख्या बढ़कर 15 हो गया। इसी प्रकार इकोनॉमी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो सोर्स है स्टैटिक्स पोर्शन बहुत कम होता है, करंट ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट को इशूज़ के देखना चाहिए, जो हमारी इंडिया ईयर बुक आती है उसको देखना चाहिए। और इकोनॉमी के लिए हमेशा आपको किसी एक सोर्स, एक न्यूज़पेपर को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। जो इकोनॉमी का क्वेश्चन था 2011 में 19 क्वेश्चन आया, 12 में 13 क्वेश्चन आया, 2013 में 15 क्वेश्चन आया, 2014 में 10 क्वेश्चन आया, 2015 में 13 क्वेश्चन आया, 2016 में 18 क्वेश्चन आया, 2017 में 8 क्वेश्चन आया, 2018 में 16 क्वेश्चन आया, लेकिन एक बार फिर 2019 में 14 क्वेश्चन आए। अब जो हमारा अगला सेगमेंट है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आने का, वो साइंस टेक में 2011 में एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, 19 क्वेश्चन आए थे। 2011 में 19 क्वेश्चन आए थे, 2012 में 9 क्वेश्चन, 13 में
11 क्वेश्चन, 14 में 13 क्वेश्चन, 15 में 7 क्वेश्चन, 2016 में 8 क्वेश्चन, 2017 में 4 क्वेश्चन, 2017 में एक बार इकोनॉमी के क्वेश्चन कम आए थे, 2018 में 7 क्वेश्चन, 2019 में 7 क्वेश्चन आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से आए थे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अगर बात किया जाए तो 2011 से इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आने की संख्या बढ़ गया है, क्योंकि जब से यूपीएससी में आईएफएस का भी ऐड कर दिया गया है तब से इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आने लगा, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस है ना, तो फॉरेस्ट सर्विस को देखते हुए जो 2011 में 15 क्वेश्चन, 12 में 12 क्वेश्चन, 2013 में 13 क्वेश्चन, 2014 में 17 क्वेश्चन, 2015 में 10 क्वेश्चन, 2016 में 18 क्वेश्चन। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से देखिए 2016 में 18 क्वेश्चन आया, 2017 में 11 क्वेश्चन, 2018 में 13 क्वेश्चन, 2019 में 11 क्वेश्चन। दोस्तों मैं आप सबको अभी तक जो बताया, जो आने वाले क्वेश्चनों का संख्या था उसको मैं आप लोगों से चर्चा किया, लेकिन ये जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट तो कोई पढ़ नहीं सकता है। जब सारे सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ सकता है तो कैसे आपको स्ट्रेटजी क्या रखना चाहिए? स्ट्रेटजी रखने के क्रम में आपको मेजर पहले 3 सब्जेक्ट्स पे कमांड करने चाहिए। वो आपके कौन कौन से होते हैं? वो पहला आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट होता है करंट अफेयर, सबसे ज़्यादा फोकस आपको कहाँ करना चाहिए? करंट अफेयर पर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चनों की संख्या करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा होता है। और करंट अफेयर में आपको आप किसी भी एक संस्था का एक मैगजीन निरंतर आपको यूज करना चाहिए, एक अच्छी मैगजीन का। अगर मैं हिंदी मीडियम का बात करूं तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा तो वो विजन आईएएस की मैगजीन को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि विजन सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यूज आने की वजह से थोड़ा सा मेरा वीडियो ब्रेक हुआ है। मैं फिर निरंतर यहाँ से अपना वीडियो चालू करता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जो 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स 2020 ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक सिलेबस ऑर्गेनाइज किया हूँ। जो सिलेबस है वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ, जो बहुत कम ही स्टूडेंट्स समझ पाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और क्यों हैं, और जो पेपर में आने वाली जो क्वेश्चन की संख्याएं हैं, जिसकी क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो सकती है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं इस चर्चा करने के विषय में आप लोगों के साथ करंट अफेयर के मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक तैयार किया हूँ करंट अफेयर के क्रम में, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अगर थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक आप लोगों के लिए छूट जाएगा। करंट अफेयर के क्रम में जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है OBOR, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड क्यों? वन बेल्ट वन रोड जो नीति है भारत का काउंटर करने को, किसको काउंटर करने को? चाइना को काउंटर करने को क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप काफ़ी अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे भारत और चाइना के मध्य काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ है। भारत और चाइना के मध्य कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होने से सैन्य वार की स्थितियां भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अभी सैन्य वार की स्थितियों से थोड़ा सा चाइना ने अपने आप को पीछे की तरफ अग्रसर किया है। भारत और चाइना की दोनों सेनाओं के मध्य एक ऑफिशियल स्तर पर मीटिंग हुई, उसमें जो भी उस मीटिंग में चर्चाएँ हुई होंगी, तो इसलिए वन बेल्ट वन रोड आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा, अभी हाल ही में आया एक चक्रवात था, साइक्लोन। हाल ही में एक चक्रवात आया था, आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं निसर्ग की बात करने जा रहा हूँ। मैं निसर्ग की बात कर रहा हूँ। निसर्ग आया कहाँ था? अब आपको जब निसर्ग के बारे में आप देखेंगे, निसर्ग साइक्लोन के बारे में आप देखेंगे, निसर्ग साइक्लोन आया कहाँ से था? आप जान ही रहे होंगे गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे आया था, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे आया, ये अपना प्रभाव कैसे कैसे छोड़ा? जो निसर्ग साइक्लोन था उसका जो प्रभाव हुआ, सामाजिक प्रभाव क्या रहा, अर्थव्यवस्था पे प्रभाव क्या रहा, अभी आप देख रहे होंगे एक महामारी का दौर चल रहा है, पैंडेमिक, ये वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी चल रहा है, लेकिन इसी बीच में चक्रवातों का आना
वो किस प्रकार से हमारे समाज पर चाहे सामाजिक रूप से, तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस किस प्रकार से ये प्रभाव छोड़ रहा है। और इसी के क्रम में मैं अगला जो अपना टॉपिक मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको लिया हूँ पीपीई किट की जो आवश्यक कपड़ा है। मैं आप लोगों से ये क्यों कह रहा हूँ कि पीपीई किट की जो आवश्यक कपड़ा क्या ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो समय चल रहा है एक कोरोना पैंडेमिक का समय चल रहा है। पीपीई किट में जो कपड़े का प्रयोग किया जाता है वो भारत के पास उतना है नहीं। भारत के पास पूर्ण मात्रा में पीपीई किट का कपड़ा ना होने की वजह से तो भारत को कहीं ना कहीं से कपड़े का इंपोर्ट करना होगा। लेकिन कपड़ा का इंपोर्ट कैसे करें, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे तो कोरोना जो वायरस है वो भी इंपोर्ट हो सकता है साथ में, क्योंकि हम पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हर देश परेशान है। तो कपड़े को हम इंपोर्ट करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि हमारी सारी लगभग जो ट्रांसपोर्टेशन है सुविधाएं हैं वो हम लगभग लॉक करके रखे हैं, केवल मूलभूत ज़रूरत के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधाएं चालू करके रखे हैं। लेकिन अगर हम इस कपड़े हैं जो इस कोरोना महामारी में जो ड्यूटी करने वाले, चाहे डॉक्टर हों, एम्बुलेंस ड्राइवर हों या जो स्टाफ लोग हैं, अगर हम उन्हें सुविधा नहीं देंगे तो वो भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। जब वो संक्रमित हो जाएंगे तो हमें सुरक्षा देने वाला होगा कौन, हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके बाद अगला टॉपिक जो है हम लेने जा रहे हैं, मस्तिष्क के सामान्य कामकाज के लिए कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखिए, हम ऑक्सीजन की बात क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यह देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो है पेड़ों की कटाई होती जा रही है। जब पेड़ों की कटाई होती जाएगी, पेड़ नए लगेंगे नहीं तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमें मिल नहीं पाएगी। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बैलेंस बनाने के क्रम में हम ऑक्सीजन का चर्चा यहाँ पे आप लोगों से किए हैं। इसी के क्रम में जो करंट अफेयर का अगला टॉपिक है वो पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र का स्थानांतरण और उसका प्रभाव। ये जो पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र का स्थानांतरण, उसका प्रभाव का बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भूकंप आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं, चाहे वो बहुत मध्यम गति की ही भूकंप आ रही है, लेकिन ये सुनाई पड़ रहा, आज यहाँ पे भूकंप आया, आज दिल्ली में भूकंप आया, आज हरियाणा में भूकंप आया, आज छत्तीसगढ़ में भूकंप आया, आज अमेरिका में भूकंप आया, आज किसी और तट पे भूकंप आ रहा है। इस भूकंप के आने के क्रम में ये पृथ्वी के जो भूचुंबकीय क्षेत्र हैं उनका जो स्थानांतरण हो रहा है, उनका जो प्रभाव पड़ रहा है, इसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है भारत नेपाल और भारत चीन सीमा विवाद। इसी वजह से ही मैं अभी आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ, OBOR वन बेल्ट वन रोड की जो नीति है, भारत जो काउंटर कर रहा है चाइना को, उसके लिए भारत और नेपाल का संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर भारत और नेपाल का संबंध अच्छा नहीं होता है तो भारत का जो सीमा है वो चीन के साथ लगता है, लेकिन चीन के साथ नेपाल का भी सीमा लगता है, के साथ नेपाल थोड़ा पास में पड़ जाता है। भारत कई प्रकार का जो है नेपाल का पोषण तो करता है, लेकिन भारत सारी चीज़ों का तो पोषण कर नहीं सकता है। तो इस क्रम में भारत का जो नेपाल के साथ संबंध होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। भारत और नेपाल का जो दोनों का एक दूसरे की ज़रूरत है वो किस प्रकार पूरा हो रहा है, और उसको आने वाले भविष्य में ज़रूरत क्या, भारत को भविष्य में क्या ज़रूरत है, किस प्रकार अभी जो इस सीमा विवाद है, इस सीमा विवाद में अपना किस प्रकार का भूमिका नेपाल निभा रहा है। इस प्रकार जो हमारा और अगला टॉपिक होगा करंट अफेयर का, वो विषाणु, क्योंकि करंट अफेयर में जो आने वाले क्वेश्चंस होंगे या ये जो है साइंस टेक के जो क्वेश्चन लिए जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा विषाणु जनित रोगों और जीवाणुओं से ही लिए जाएंगे। और इसके पहले हम लोग कोरोना महामारी की चर्चा कर ही चुके हैं। कोरोना पे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही है। कोरोना का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, सर्वाधिक कहाँ पे अपना नुकसान पहुँचाया, किस देश को नुकसान पहुँचाया, सबसे पहले किस देश ने किस प्रकार से इसे कंट्रोल किया, या कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है वो किस प्रकार इसे कंट्रोल किया। इसके बाद बहुत सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करना है। जो कोरोना टेस्ट की तकनीक है वो PCS टेस्ट, कौन सी टेस्ट, PCS टेस्ट है। एक टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। कोरोना की दो प्रकार की टेस्टें हैं, कौन कौन सी, PCS टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट। इन दोनों को का जो डिफरेंस है उसको
एक दूसरे के साथ इसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएस टेस्ट बनाम एंटीबॉडीज टेस्ट, इसको जो हम नाम देंगे क्या नाम देंगे, पीसीएस टेस्ट बनाम एंटीबॉडी। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, हाल ही में एएनएम और एससीओ शिखर सम्मेलन, अभी हाल ही में सम्मेलन हुआ है, एएनएम और एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ है, उसको हमें देखना है। उस शिखर सम्मेलन का जो थीम था क्या था, उसमें उस बैठक में जो भाग लेने वाले लोग थे वो कौन कौन से देश के थे, उस बैठक का स्वरूप क्या था, आने वाले परिस्थितियों में या आने वाले दिनों में उसका प्रभाव क्या हो सकता है। उसके बाद जो करंट अफेयर का जो अगला टॉपिक है, धौलावीरा में कुछ खोजे हुए हैं, जो एंशिएंट हिस्ट्री के, जो हमारे आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो जो धौलावीरा में कुछ खोजे हुए हैं उसको भी आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, मैं इस टॉपिक के अंदर आप लोगों से चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का यदि मांग होगा तो मैं हर टॉपिक का बिंदुवार आप लोगों के साथ निरंतर इसी प्रकार लाइव आके मैं चर्चा करता रहूँगा। इसके बाद जो कोरोना का जो उद्गम स्थल था वुहान, इसको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कोरोना के जो उद्गम, आप लोग जरूर वहाँ की जो भौतिक दशाएं हैं, वहाँ की जो आर्थिक दशाएं हैं, की जो राजनीतिक दशाएं हैं, वो किस प्रकार की हैं, उसको आप जरूर अध्ययन करिएगा। वहाँ पे कौन नदियाँ हैं, यदि घाटी है वो कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें के माध्यम से। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा करंट अफेयर का, वो नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित होगा। जो अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ, उस पे जितने क्वेश्चन आने वाले, जितने भी इश्यूज आए हुए हों, उस पे आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा। जो संवैधानिक तथ्य हैं उसका भी अध्ययन करिएगा, जो राजनीतिक तथ्य निकल के आ रहे हैं उसका भी अध्ययन करिएगा, इसका जो प्रभाव समाज में पड़ने वाला है उसका भी आप लोग अध्ययन करिएगा। उसके बाद एक विवाद और भी आप लोग सुनेंगे, सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद को भी आप लोग थोड़ा अच्छे से अध्ययन करिएगा, उसको देखिएगा सर क्रीक विवाद है क्या, ये कब से उठ रहा है, ये क्यों उठ रहा है, इस विवाद को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और उसके बाद जो करंट अफेयर का अगला टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड को क्या बोला जाता है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो मौसमी दशाएं हैं वो कैसी हैं, वो ठंडी हैं। मौसमी दशाएं ठंडी होने की वजह से जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नेता हों, चाहे वो थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली अच्छे से हो, जिनके पास अच्छे पैसों का संसाधन पर्याप्त होता है, वो गर्मियों में घूमने चले जाते हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड। तो पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी हमारे बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है। इसके साथ ही साथ जो पर्यटन के लिए वहाँ पे जाते हैं तो लोगों के लिए रोजगार का साधन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। जब रोजगार का साधन वहाँ पे लोगों के लिए उत्पन्न हो जाता है तो उससे उनको जो पैसे मिलते हैं, उससे वो उन लोगों से, तो उन लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी थोड़ा सा योगदान आता है। जब पर कैपिटा इनकम में योगदान आ जाएगा तो जीडीपी में योगदान आएगा ही आएगा। जब जीडीपी में एक योगदान आएगा तो इससे क्या होता है, हम अपने कुछ पैसे को बचाएंगे, उसको बैंक में भी जमा करेंगे, अपने जीवन स्तर को भी सुदृढ़ करेंगे। जीवन स्तर को जब हम अपने सुदृढ़ करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य का स्तर, शिक्षा का स्तर और जो बेसिक मूलभूत जो आवश्यकता हम उसको भी बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कई सारे महत्वपूर्ण डायनेमिक चीज़ों को आपको देखना है। और उसके बाद जो आपका मेरे दृष्टिकोण से आखिरी टॉपिक होना चाहिए करंट अफेयर का, वो होगा पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2019-20। आप लोग इसे बहुत सूक्ष्म स्तर पर बहुत अच्छे से देखिएगा। और इस करंट अफेयर के अध्ययन करने के क्रम में यदि कोई भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो कि आप लोग को पूछना चाहिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना अगला टॉपिक जो लेने जा रहा हूँ वो है भारत का भूगोल। भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योग्राफी आप लोग के प्रीलिम्स में इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब तक आपको ज्योग्राफी नहीं आएगी तब तक आप अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को समझेंगे कैसे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी का ज्ञान
होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो करने के क्रम में हम सर्वप्रथम मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वो अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में देखा जाए तो पहला जो ज्योग्राफी में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांटा हूँ। पार्ट 1 के टॉपिक में आपको ब्लैक होल, उल्कापिंड, धूमकेतु, अंतरिक्षीय मिशन का अध्ययन आपको अच्छे से करना चाहिए। और जो उसके बाद पार्ट 1 का दूसरा टॉपिक है वो भूचुंबकत्व की अवधारणा, क्योंकि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी सारी चीज़ें जब तक आपको भूचुंबकत्व की अवधारणा नहीं क्लियर होगा तो कैसे क्लियर हो पाएगा। जब भूचुंबकत्व की अवधारणा आपको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आने वाला है वो है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बाद जो आपको अगला टॉपिक देखना चाहिए, भूकंप देखना चाहिए। भूकंप अगर स्थलीय भाग में आता है तो भाई कंपन होगा, लेकिन जलीय भाग में आएगा तो सुनामी आनी ही आनी है। तो आपको भूकंप और सुनामी देखना चाहिए। उसके बाद जो ज्योग्राफी पार्ट 1 में जो मैं टॉपिक रखा हूँ वो विश्व के प्रमुख पर्वत, मरुस्थल और घाटी, द्वीप आदि से जो मैपिंग से संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते हैं या विगत वर्षों में आए हैं या जो अभी हाल ही में घटनाएं घटित हुई हैं उसको आप लोग मैप के माध्यम से जरूर देखिएगा। उसके आसपास की जो भौतिक संरचनाएं हैं और आर्थिक रूप से जो संसाधन उपलब्ध हैं उसको भी देखिएगा। उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना, पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मानसून का कोई पता नहीं रहता कब आएगा कब नहीं आएगा। अगर आएगा भी ज़्यादा मतलब बहुत तीव्र गति से वर्षा होने लगती है या सूखा पड़ जाता है। इस वजह से आप लोग को वायुमंडल की संरचना को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वायुमंडल की जब आप संरचना को देख लेंगे उसके बाद आप पवनों को देखिएगा। पवनों का अध्ययन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पवनों के अध्ययन करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट पवन है वो प्राथमिक पवनें हैं। प्राथमिक पवनों को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, उसका अच्छे से अध्ययन करिएगा। बाकी इन सभी जो टॉपिक्स को मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, इन सभी टॉपिक्स के किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से अभी चर्चा कर सकते हैं। यदि अभी समय मिलता है तो मैं भी चर्चा करूँगा, नहीं तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आगे आप लोगों से मैं चर्चा करता रहूँगा। उसके बाद प्राथमिक पवनों के बाद जो आप लोगों का जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो स्थानीय पवनों की सूची है। जो भी स्थानीय पवनें, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या जितनी भी देश हैं, उनमें जो स्थानीय पवनें चलने वाली हैं उन स्थानीय पवनों को जानना बहुत जरूरी है। वो कैसी पवनें, गर्म हैं, ठंडी हैं, वो कहाँ से होते हुए कहाँ से गुजरती हैं, सारी चीज़ों को जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चक्रवात, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 बार चक्रवात आ चुका, नए नए प्रकार के चक्रवात आ चुके हैं, निसर्ग वगैरह चक्रवात आ चुके हैं। तो चक्रवात आप लोग जरूर देखिएगा। चक्रवात के बाद जो अगला टॉपिक होगा आप लोग के लिए वो बादल और वर्षण पर प्रश्न होंगे। बादल और वर्षण को आप लोग देखिएगा। जलवायु प्रदेश से संबंधित भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये ज्योग्राफी पार्ट 1 था। अभी तक मैं जितने अभी जल्दी में अभी आप लोग से चर्चा किया हुआ ज्योग्राफी पार्ट 1 के टॉपिक्स थे, ये आप लोग अच्छे से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो 2020 का जो यूपीएससी प्रीलिम्स है 4 अक्टूबर को होने वाला है, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में जो पार्ट 2 है, इंडियन ज्योग्राफी जो है, उसमें मैं पहला टॉपिक रखा हूँ भारत के भौतिक प्रदेशों का। आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो समय दीजिएगा भारत के भौतिक प्रदेशों में दीजिएगा। उसके बाद भारत की नदियाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन पर स्थित जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको आप लोग सूक्ष्म स्तर पर उसका अध्ययन करिएगा। जो भारत की उद्गम नदियों के जो उद्गम स्थल है और कहाँ कहाँ से होके गुजरती हैं, ये नदियाँ कितना अपना किस प्रकार से योगदान दे रही हैं, सारी चीज़ों को आप सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन कर लीजिएगा। उसके बाद भारत की वनस्पतियाँ और वन रिपोर्ट, भारत की वनस्पतियों और वन रिपोर्ट का अध्ययन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का जो पेपर इसी में कंबाइन प्रीलिम्स के साथ ही कंबाइन एग्जाम करवाया जाता है। मेंस अलग करवाया जाता है लेकिन प्रीलिम्स साथ ही में दोनों का होता है। इसके बाद जो भारत की मृदाएं हैं, भारत की मृदाएं इसलिए आपसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर भारत की मृदाओं के बारे में आप नहीं जानेंगे तो कृषि पैटर्न के बारे में आप नहीं जानेंगे। जब आप कृषि पैटर्न के बारे में नहीं जानेंगे, जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग है वो
कैसे आप स्थापित कर पाएंगे? जब तक कृषि प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं होगा, जो हमारे फसल नुकसान होते हैं उनको हम बचा नहीं सकते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों में अपना कृषि योगदान देता है। तो इसीलिए आपको मृदाओं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मृदा के साथ मैं आप लोगों को बताया कृषि और कृषि उद्योग। जब आप कृषि पैटर्न के बारे में जान जाएंगे, उसके बाद आपको कृषि से किस प्रकार उद्योग, कौन कौन से उद्योग, उससे होने वाले जो फायदाएं हैं, जो होने वाले नुकसान हैं, किस प्रकार कृषि से संबंधित जो उद्योग है स्थापित किया जा सकता है, कहाँ स्थापित किया जा सकता है, और कितना अपना जो है अर्थव्यवस्था पे अपना योगदान दे रहा है। उसके साथ भारत की जलवायु को भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। ये जो टॉपिक रहा, ये इस लगभग मैं आपसे अभी तक ज्योग्राफी के स्टैटिक्स के टॉपिक्स आप लोगों से चर्चा की, लेकिन स्टैटिक्स के साथ करंट अफेयर को भी आप लोग इसमें साथ ही रखिएगा। उसके बाद चक्रवातों का नामकरण सम्मेलन, जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, वो जो चक्रवात के नाम रखे जाते हैं उसका जो सम्मेलन किया जाता है, उसका जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद भारत चीन सीमा के साथ भौतिक सुविधाएं, भारत और चीन के सीमा के साथ जो विवाद चल रहा है वो क्यों चल रहा है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से। उसके बाद भूचुंबकीय क्षेत्र और इसका महत्व तो हो ही चुका है। चक्रवात एम्फॉन, निसर्ग के पहले चक्रवात एम्फॉन आया था, आप लोग एम्फॉन को देखिएगा। हिमालय का निर्माण और हिमालय की संरचना और हिमालय का महत्व भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामरिक दृष्टि से हो या राजनीतिक दृष्टि से हो। हर दृष्टि से हिमालय का निर्माण और हिमालय की संरचना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़िएगा। उसके बाद भारत का भौतिक भूगोल, भारत में जल निकास प्रणाली, भारत की जो जल निकास प्रणाली है कैसे, क्यों भारत की जल निकास प्रणाली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग देखें अभी कुछ जो पिछले बरसात में बाढ़ आ गया था, उस बाढ़ के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस बाढ़ में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, कितनी आर्थिक हानियाँ हुई थी, कितनी जन हानि हुई थी। जब आर्थिक हानि हुई, जन हानि हुई, तो आप लोग तो ये समझ ही सकते हैं संरचना के रूप में बहुत ज़्यादा हानि हुआ होगा। उसके बाद मानसून के पैटर्न को आप जरूर देखिए। अगर भारत के मानसून पैटर्न को आप नहीं जान पा रहे हैं तो कृषि से संबंधित और कई प्रकार के उद्योग हैं जो मानसून के पैटर्न पर ही निर्भर करता है। भारत में रॉक सिस्टम है उसको देखिएगा। चट्टानों का गठन के बारे में आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। हाल ही की जनगणना के आंकड़े को भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनगणना का जो आंकड़ा है वो लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं जो जनगणना हुए, तो भी हमें कुछ नए संस्थाएं जो आंकड़े दे रही हैं उसको भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जल विज्ञान, थोड़ा सा जल विज्ञान के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ 2 टॉपिक के बारे में अभी चर्चा कर चुका हूँ, और उसके बाद जो अगला टॉपिक आपके लिए रख रहा हूँ कि है भारत का इतिहास। कौन सा है? भारत का इतिहास। भारत की इतिहास भी अपना फिल्म्स में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो इतिहास का क्वेश्चन होता है वो सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हमारे आर्ट एंड कल्चर से लिए जाए, चाहे वो प्राचीन भारत के किसी भी मुद्दों से लिए जाएं, चाहे प्राचीन भारत में जो जैसे संगठन या संरचनाएं जो काम कर रही थी, आज के समय में जो संगठन और संरचनाएं काम कर रही हैं या योजनाएं जो काम कर रही हैं, उसको दोनों का कंपैरिजन किया जाए। इन दोनों का कंपैरिजन करने के जैसे क्रम में देखा जाए, जो स्मार्ट सिटी की परियोजना चल रही है, तो ऐसे एंशिएंट समय में भी कई योजनाएं चली थी जो आज वर्तमान समय में स्मार्ट सिटी नाम से परियोजना चल रही है। इसी प्रकार आधुनिक भारत हुआ, आधुनिक भारत से भी कई प्रकार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने के क्रम में जो पहला टॉपिक आपको ध्यान देना चाहिए वो धौलावीरा उत्खनन और संबंधित खोजें। जो दूसरा क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1935। तीसरा टॉपिक आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो घटनाएं हैं 1919 और 1920 की सभी घटनाओं को आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं, आप एकदम ये समझिएगा आप सही कर
आएंगे यदि आप महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन नहीं करेंगे तो आप कई सारे क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। उसके बाद आपको जो देखना गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन देखने के क्रम में गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट, गोलमेज सम्मेलन सेकंड, गोलमेज सम्मेलन थर्ड, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सम्मेलन है इसमें आपका गोलमेज सम्मेलन थर्ड है। उसके बाद आप जो अगला टॉपिक अपना रखिएगा वो पूना पैक्ट रखिएगा। उसके बाद जलियांवाला बाग का त्रासदी रखिएगा, सबने अवज्ञा आंदोलन रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना रखिएगा। और उसके बाद कैबिनेट मिशन योजना के बाद जो आपका अगला टॉपिक आना चाहिए वो भारत छोड़ो आंदोलन आना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आपका जो अगला टॉपिक होगा आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन। आधुनिक भारत में जो सामाजिक आंदोलन हुए उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से अध्ययन करिएगा। अगर इन सभी आप टॉपिक्स का अध्ययन कर ले जाते हैं, आप इसका सिनॉप्सिस बना ले जाते हैं, तो प्रीलिम से जब आएगा तो काफ़ी ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण भूमिका ये रिवीजन करने के क्रम में निभाएगा। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी और स्थलीय दलों का जो गठन हुआ उसको आप देखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए घटनाओं का कालक्रम पे आप अध्ययन करिए। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो नेता थे उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। भारत के जो वायसराय थे, कुछ महत्वपूर्ण जो वायसराय हैं उनका आप लोग अध्ययन करिएगा। आपके साथ में ज्योग्राफी के टॉपिक्स और हिस्ट्री के टॉपिक्स, करंट अफेयर्स के टॉपिक चर्चा करने के बाद मैं पॉलिटी के टॉपिक्स आप लोग के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। पॉलिटी के टॉपिक्स चर्चा करने के क्रम में आपको यह सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग, जो नंबर बढ़ाने का जो अपना महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो पॉलिटी ही है। पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो इस क्रम में जो आप पहला मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो दो आयोग है। दो आयोग बहुत महत्वपूर्ण आयोग हैं। उन दोनों महत्वपूर्ण आयोगों को देखने के क्रम में आपको देखना है धार आयोग और फजल अली आयोग। इन दोनों आयोगों का आप अध्ययन अच्छे से करिएगा। उसके बाद अभी मैं आप लोग से चर्चा कर ही चुका हूँ नागरिकता संशोधन विधेयक पर, ठीक है। नागरिकता से संबंधित जो टॉपिक हैं उस पर आप अध्ययन करिएगा, चाहे वो एकल नागरिकता हो, चाहे वो किसी का नागरिकता छीनने से संबंधित हो। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं या जो संवैधानिक प्रावधान है उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। आर्टिकल 34, 30, 33, 34 आर्टिकल आपके लिए मतलब अनुच्छेद 33, 34 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो मतभेद रहते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है इसका आप लोग अच्छे से अध्ययन करिएगा। उसके बाद पार्लियामेंट्री जो बैठक होता है उन बैठकों के बारे में आप लोग अध्ययन करिएगा। उन बैठक का जो नेतृत्व करते हैं उन लोगों का अध्ययन करिएगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका होना चाहिए अंतर्राज्यीय परिषदों का अध्ययन करिएगा। अंतर्राज्यीय परिषदों का अध्ययन करने के बाद आप जो प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित जितने भी आए हुए क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के उसको आप जरूर देखिएगा। और जो संशोधन से संबंधित वाद विवाद हैं उसको भी देखिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, अमेंडमेंट से संबंधित क्वेश्चन, उनका जो इलेक्शन प्रोसीजर हैं उसको आप लोग जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री के भी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री को हटाया कैसे जा सकता है, क्या है, उनके पावर क्या हैं, वो कहाँ कहाँ का नेतृत्व करते हैं, सारी चीज़ों का प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, सांसद के बारे में, ठीक है, और विधायक के बारे में, इन सभी चीज़ों का आप लोग को बहुत अच्छे से सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करना, बेसिक से एकदम अध्ययन करना है। इलेक्शन प्रोसीजर तक के इनका अध्ययन करना है। उसके बाद जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग होता है, संयुक्त बैठक होता है जो पार्लियामेंट का, उसके बारे में आप लोग अध्ययन कर लीजिए अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में आप
अच्छे से अध्ययन करिएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं पॉलिटी के, वो टॉपिक जो है वो है लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, जो स्थानीय शासन है। स्थानीय शासन के बारे में इसलिए अध्ययन करना जरूरी होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या भारत का कहाँ, गाँव में निवास करता है। और उसके बाद करंट अफेयर के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, अभी भूमि सीमाओं और उनके निवारण से संबंधित अनुच्छेद आप पढ़ लीजिएगा। भारत की नागरिकता से संबंधित लेख पढ़ लीजिएगा। नागरिकता अधिनियम में बता ही चुका हूँ। मौलिक अधिकार आप लोगों से मैं बता ही चुका हूँ। आप लोग मौलिक कर्तव्य का अध्ययन कर लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी लेख या इशू जो भी चर्चाएँ भी उठ के आई हैं, उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। भारत में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं या जो भी प्रोविजंस हैं, आप उसका अध्ययन करिएगा। अनुच्छेद 256, 356 पर सामाजिक जोर देने के साथ साथ संघ राज्य संबंधों से संबंधित आप अध्ययन करिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अध्ययन करिएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकारों और बुनियादी संरचना सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति ट्राइब्स के बारे में भी अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद लोकपाल संस्था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीति आयोग के कामकाज का आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, किस प्रकार से इसका कामकाज है, कैसे काम कर रहा है। उसके बाद पॉलिटी से, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कुछ भी कोई प्रोविज़न होगा या कोई अमेंडमेंट हुआ होगा या भारत की अर्थव्यवस्था को विकास के क्रम में अगर कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होना चाहिए, अभी मैं आप लोगों के साथ हिस्ट्री कर चुका हूँ, ज्योग्राफी कर चुका हूँ, करंट अफेयर कर चुका हूँ, इकोनॉमी का चर्चा आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपना एक अच्छा स्कोर लाने में, लेकिन इकोनॉमी के लिए कोई स्टैटिक्स संसाधन नहीं है। स्टैटिक्स संसाधन ना होने की वजह से आप लोग को इसके लिए करंट अफेयर निरंतर बहुत अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर के साथ आप लोग को इसके लिए एडिटोरियल का भी अध्ययन करना चाहिए। एडिटोरियल का अध्ययन करने के साथ ही साथ रेफरेंस बुक के रूप में आप अगर अपन थोड़ा सा योगदान लेना चाहें तो आप रमेश सिंह की बुक का ले सकते हैं। और इसके साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट NCERT है वो क्लास 11 की NCERT है। आप इकोनॉमी को पढ़ने के पहले क्लास 11 की NCERT ज़रूर पढ़िएगा। तो जो अगला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये टॉपिक लेने जा रहा हूँ, वो उसमें आप लोग को देखना नकारात्मक विकास क्या है, सकारात्मक विकास क्या है और नकारात्मक विकास क्या है। और उसके बाद आप लोग को इन्फ्लेशन देखना है, ठीक है। अपस्फीति और मंदी, अपस्फीति और मंदी को आप लोग देखिएगा। फिर भारतीय जो आर्थिक संरचना है उसके बारे में आप अध्ययन करिए। भारतीय आर्थिक संरचनाओं का आप जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था का सुचारू अध्ययन नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अध्ययन करने के क्रम में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जो श्रेणी है उसको आप लोग अध्ययन करिएगा। भारत में कृषि का अध्ययन करना, अर्थव्यवस्था के क्रम में कृषि का अध्ययन करना, यहाँ आपको भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना है, यहाँ अर्थव्यवस्था के क्रम में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपको बैंकिंग संरचना, जो भारतीय बैंकिंग संरचना है उसको आप लोगों को उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि भारतीय बैंकिंग संरचना इस वजह से पढ़ना जरूरी है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कई सारे बैंक डिफ़ाल्टर घोषित कर दिए जा रहे हैं। बैंकों को डिफ़ाल्टर करने की घोषित करने में बैंकों का विलय हो रहा है। बैंकों के विलय के क्रम में भी कौन कौन से बैंकों का, किन बैंकों में विलय किया गया, कैसे विलय किया गया, और बैंकों द्वारा कई प्रकार की अभी जो ये योजनाएं लाई जा रही हैं किसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं। इसलिए बैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। बैंकिंग के बाद उसके बाद आपको RBI का जो शासनादेश है और यह कार्य कैसे कर रहा है, RBI के बारे में आप अच्छे से अध्ययन करिएगा। सेबी आपको ध्यान देना है, आपको इड़ा का ध्यान देना है, सेबी और इड़ा। उसके बाद आपका जो रेपो रेट दर है, रिजर्व रेपो रेट दर है, आप लोग को कौन कौन सा रेपो रेट दर, रिजर्व रेपो रेट दर, उसके बाद सीमांत स्थायी सुविधा, उसके बाद जो बैंक दर है उसका आप लोगों को अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपको लेना चाहिए वो लेना चाहिए क्रिप्टो मुद्रा।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। आभासीय मुद्रा कौन सा? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से जो जितने भी जुड़े चर्चाएं हुई हैं उसको आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित कुछ आदेश भी दिया है, उस आदेश को भी देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के साथ अभी टॉपिक चर्चा किया हूँ, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी का चर्चा किया हूँ। अब आने वाले सेशन में मैं आप लोगों के साथ साइंस टेक और इन्वायरमेंट इकोलॉजी का भी चर्चा करूँगा। दोस्तों, इन सभी चर्चाओं के क्रम में यदि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से अभी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ रहा हो तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद प्रशांत भाई, आप लोगों का निरंतर आशीर्वाद और योगदान ऐसे ही बना रहा तो मैं इसी प्रकार निरंतर लाइव आता रहूँगा। और जो भी यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं या पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग हैं, मैं अपने 3-4 वर्षों के अनुभव के आधार पर और विगत वर्ष जो प्रश्न आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, उसके आधार पर मैं निरंतर इसी प्रकार लाइव आता रहूँगा और मार्गदर्शन करता रहूँगा। जो भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में, जो भी लाइव हैं लोग, उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग पूछ लीजिए। और अभी मैं जो आप लोगों के साथ चर्चा किया हूँ इसको मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध भी करवा दूंगा। पीडीएफ के फॉर्म में मैं आप लोग को साथ उपलब्ध करवा दूंगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे संपर्क करिएगा। व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है वो है 8400806900। यदि आप मुझे फेसबुक के माध्यम से संपर्क करना चाहते हैं तो मयंक मनी पाठक डालेंगे तो मैं आप लोग से एकदम जो ऊपर वाला अकाउंट आएगा वो मेरा ही अकाउंट होगा। आप जीमेल के माध्यम से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, mayank544.pat@gmail.com। तो दोस्तों, आप लोगों का अभी तक कमेंट, थैंक यू दीपिका जी, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन से संबंधित कमेंट नहीं आया है। यदि आपका कोई कमेंट होता भी है तो आप लोग कमेंट करिएगा। लेकिन इसके साथ में आप लोग जो अभी टॉपिक्स में चर्चा किया हूँ, मेरा भूगोल विषय मुख्य विषय होने की वजह से मैं आपको भूगोल का अध्ययन करने का जो एक तरीका होना चाहिए और जो रेफरेंस बुक्स होना चाहिए, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कि कौन कौन सा बुक आपको कब कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बुक है, और उसके अलावा मुझे लगता है किसी बुक्स का अध्ययन भी नहीं करने का आपको ज़रूरत पड़ेगा, वो है ज्योग्राफी क्लास 6 से क्लास 9 की बुक। ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 से क्लास 9 की बुक। लेकिन आपको इसे पढ़ना कैसे है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको इसे पढ़ना कैसे है। तो आपको इसे पढ़ने के क्रम में आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स ज्योग्राफी का नहीं बनाते हैं या इकोनॉमी का नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपको रिवीजन करने के क्रम में फिर उतना ही समय लगना है। तो दोस्तों, 100% को आपको 20 से 25% में कंपाइल करना है। उस कंपाइल करने के क्रम में जो एनसीईआरटी के बुकों का अध्ययन करने का क्रम होना चाहिए वो पहले आपका क्लास 6 का एनसीईआरटी होना चाहिए, क्लास 7th की एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्लास 8th की एनसीईआरटी होनी चाहिए। उसके बाद आप क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी का अध्ययन नहीं करेंगे। उसके बाद आप क्लास 11th का एनसीईआरटी का पुस्तक का अध्ययन करेंगे। क्लास 11th का पुस्तक का अध्ययन करने के बाद फिर क्लास 12th का जो मानव भूगोल है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप क्लास 9th के पुस्तक का अध्ययन करेंगे, फिर क्लास 10th का पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, तो इस सेशन को मुझे लगता है आज का ये सेशन ख़त्म करना चाहिए। आप लोगों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन करिए। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आप लोगों से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं।
थैंक यू दोस्तों, इस लाइव सेशन में आप लोग को मुझसे जुड़ने के लिए या इस सेशन को कंप्लीट होने के लिए जो भी मेरा इस सेशन देखेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में जो मेरे साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।